जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के हो रहे परीक्षा में जो आज द्वितीय पाली में परीक्षा हुई है, सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा हुई है आज 30 अगस्त को। उसमें आए जितने भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इसका सही आंसर है कानपुर। ठीक है, इसका सही आंसर कानपुर है। इसके बाद आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय दूर संचार को विनियमित करता है। ठीक है, ये ITU है, ये यहाँ लिखा है व्हाट वी डू। ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो क्या करता है, ये रेगुलेट इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है ITU। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है, इंक्रीज एंगेजमेंट एंड रीच। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग्स टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ब्रांड अवेयरनेस, मतलब रीच। ठीक है, तो हैशटैग किस लिए यूज किया जाता है, हैशटैग यूज किया जाता है एंगेजमेंट के लिए, जुड़ाव के लिए और पहुंच बढ़ाने के लिए। फिर आपसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है ये पूछा गया था। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया था। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में काम करता है। ठीक है, वो पैसिफिक ओशन, चाइना वाले रीजन, चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में काम करता है। तो ये क्या करता है, ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, इन सारी बात के लिए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद करता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा था ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रीस्ले ने। ठीक है, ये देखिए अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में का ये ब्लॉग है, यहाँ पे लिखा हुआ है जोसेफ प्रीस्ले एंड डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पूरा ऑक्सीजन कट गया है, ये ऑक्सीजन है। तो जोसेफ प्रीस्ले जो है ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की डिस्कवरी या ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रीस्ले ने की है। फिर आपसे पूछा गया था CPCB का मतलब क्या है। तो ये देखिए, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ए ऑप्शन सही है इसका। फिर आपसे पूछा गया था राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है। तो ये है भजन लाल शर्मा जी। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस राजस्थान की वेबसाइट से लिया गया है। श्री भजन लाल शर्मा जी जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है। फिर आपसे पूछा गया था अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो यहाँ पे डबल ब्लाइंड रिसर्च स्टडी का मतलब दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बायस इन रिसर्च रिजल्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी शोधकर्ता के पूर्वाग्रह हैं उनको दूर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है, एलिमिनेट्स रिसर्चर बायस। ठीक है, एलिमिनेट्स रिसर्चर बायस इसका सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं उनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये देखिए सेल पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा था लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ये रूबिन ऑब्जर्वेटरी में आया था, वेरा रूबी ऑब्जर्वेटरी में लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। ये क्या करता है, ये अंतरिक्ष है, जो भी स्काई है उसमें जो भी मैटर्स है उनके बारे में स्टडी करता है, टू स्टडी डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। ठीक है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए जो है ये लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का यूज किया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया था केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या है, N2। ठीक है, N2 इसका केमिकल फार्मूला है नाइट्रोजन का। फिर आपसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। फिर आपसे पूछा गया 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो अंतिम तिथि थी 30 दिसंबर 2016। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 थी। जो अभी 2016 में नोटबंदी वाला कार्यक्रम हुआ था, उसकी अंतिम तिथि थी जहाँ पे नोट वापस कर दिए जाएंगे, जो भी 500 और 1000 के नोट थे। तो 30 दिसंबर 2016 तक नोट को वापस करना था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से लिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला था। ठीक है, फिर आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो रूस सबसे बड़ा है। ये वर्ल्डोमीटर में देखिए रूस जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, रूस जो है सबसे बड़ा है, लगभग 11% है। दुनिया के पूरे भूभाग का जो है 11% रूस के पास है। तो दुनिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं
वर्षगांठ कब मनाएगी, ठीक है। तो ये वर्षगांठ मनाएंगे 10 दिसंबर 2023 को मनाया है इन लोगों ने, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ किसने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, यूडीएचआर ने ये मनाया है 10 दिसंबर 2023 को। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, 10 दिसंबर 2003 इस दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। फिर आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ पे आप मैसेज वैसेज नहीं कर सकते हैं, तो ये नौकरी है। फेसबुक पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, पर नौकरी पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। नौकरी वेबसाइट जो है वो अलग वेबसाइट है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा गया था लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रभाव प्रभावित करता है, तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके, ठीक है। क्या करता है ये, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। क्या चीज, पॉपुलिज्म या लोक लुभावनवाद, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा था आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इन आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य है विद्रोहियों का सैन्य दमन, ठीक है, विद्रोहियों का सैन्य दमन, मिलिट्री सप्रेशन ऑफ इंसर्जेंस, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं कि विद्रोही समूहों को समर्थन करना या बातचीत और समझौता या विद्रोहियों को माफी प्रदान करना, ये भी हो सकता है, वैसे बातचीत और समझौता भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो नेगोशिएशन हो जाएगा, नहीं तो फिर विद्रोहियों का सैन्य दमन होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। फिर आपसे पूछा था आईजीएसटी में आई क्या है, तो आईजीएसटी में आई है इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसका सही आंसर है बी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद पूछा था आपसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। ऑप्शन ए एकदम सही है, कैनबरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आपसे पूछा गया था कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है, कौन सा जो कार्य है और भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ की वेबसाइट आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है। ये मॉनेटरी अथॉरिटी है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है, ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ये करेंसी नोट जारी करता है, देखिए इश्यूअर ऑफ करेंसी, करेंसी नोट जारी करता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन तो रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज तो क्या नहीं करता है, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, ठीक है। जो शेयर बाजार के विनियमित करना होता है वो कौन करता है, शेयर बाजारों को नियमित करना होता है तो वो सेबी करता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ना कि आरबीआई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो शेयर बाजार को विनियमित करता है वो है सेबी, ना कि आरबीआई। फिर आपसे पूछा गया था एशियाई विकास बैंक का क्या करता है, तो ये क्या करता है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है, विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि क्या सोचता है, कहता है कि ये गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है और सतत विकास के लिए काम करता है, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। ये ट्रेड एग्रीमेंट का काम नहीं करता है, ये WTO करता है, फाइनेंशियल मार्केट को नहीं एशिया पैसिफिक में कंट्रोल करता है, और स्टॉक एक्सचेंज को तो बिल्कुल ही मैनेज नहीं करता है, ठीक है। ना ही ये व्यापार समझौता बढ़ाता है, ना ही वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, और ना ही स्टॉक एक्सचेंजों का प्रबंधन करता है। तो बचा क्या, बचा हमारा ये विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर प्लान में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लागू हुआ था वो 1951 में लागू हुआ था, ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लागू हुआ था। इसके बाद आपसे पूछ रहा है लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये देखिए ये न्यूज़ है फ्रांस की, पोर्चुगल के हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो, ठीक है, लुइस मॉन्टेनेग्रो जो है पोर्चुगल के प्रधानमंत्री साहब बने हैं, ठीक है, पुर्तगाल के बने, याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा था कौन सा संगठन जो है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए केंद्रित है, ठीक है, तो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया वाली बात ये सार्क करता है, तो सार्क इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सार्क इसका सही आंसर होगा। क्या करेगा ये, जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने में ध्यान अपना केंद्रित करेगा। इसके बाद आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गारंटी करता है, तो ये आर्टिकल 19 है, ठीक है। ये पिछली जो पहली पाली हुई थी 30 अगस्त की पहली पाली थी उसमें भी एकदम डिट्टो यही सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो क्या करता है, वो जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है किसकी स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो सही आंसर है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक साहब, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था भारत के संविधान की किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो किस अनुसूची के अनुसार, 7वीं अनुसूची के अनुसार, 7th शेड्यूल के अनुसार जो है ये साइबर अपराध जो है राज्यों के विषयों के अंतर्गत आते हैं, मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है डंपिंग का तात्पर्य क्या है। तो डंपिंग का तात्पर्य है ऑप्शन सी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम पर माल की बिक्री, ठीक है। ये क्या बोलता है, डंपिंग इज व्हेन अ कंट्री और कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन द डोमेस्टिक सेल प्राइस, ठीक है। तो मतलब विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम पर माल की बिक्री, ठीक है। ये इसका ऑप्शन जो है सी आंसर इसका सही होगा, डंपिंग का तात्पर्य ये है, ठीक है। ये इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट है, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया था सिंधु जल संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो सिंधु जल संधि जो है वर्ल्ड बैंक ने कराई थी 1960 में, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया अगली बार कि सिंधु जल संधि किसने कराई थी, तो याद रखिएगा विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी और ये 1960 में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1960 होगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है, न्यूज 18 की खबर थी। नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रिसर्च डिपार्टमेंट, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। इसके बाद आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसार कन्वेंशन के तहत पहला रामसार साइट नामित किया गया था। तो पहला रामसार साइट था चिलिका लेक, ठीक है। ये देखिए चिलिका लेक और केवला देव तो है नहीं प्रश्न में, तो चिलिका लेक जो है इसका सही आंसर है। चिलिका झील जो है भारत में पहली ऐसी साइट थी जिसको नामित किया गया था रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत। फिर आपसे पूछा गया मृच्छकटिका किसने लिखी है। तो मृच्छकटिका लिखी थी शूद्रक ने, ठीक है, मृच्छकटिका लिखी थी शूद्रक ने। फिर आपसे पूछा गया था कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किस कारण होती है। तो गरीबी मुख्यतः आय असमानता के कारण होती है। जो कम विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो मुख्यतः गरीबी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी या आय असमानता के बीच होती है, की वजह से होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक असमानता की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। तो ये कोयला है जिसको बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा गया था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ये उस साल 2016 में जो स्पीच दी गई थी नरेंद्र मोदी साहब द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री थे, 8 नवंबर 2016 को, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी, ठीक है। करप्शन और ब्लैक मनी की कमर तोड़ने के लिए ये क्या किया गया था, विमुद्रीकरण नीति लागू की गई थी। तो इसमें काले धन पर अंकुश लगाना इसका सही आंसर होगा, काले धन पर अंकुश लगाना, ये उन्हीं की पूरी स्पीच है, ठीक है। आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा करप्शन और ब्लैक मनी। तो करप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, काला धन दिया है, तो काला धन रोकने के लिए, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए विमुद्रीकरण नीति को लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय उत्पादक शुल्क की दरें 12.63 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आखिरी प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो हमें इसका आंसर यूनियन बजट, जो हमारा बजट आया था केंद्रीय बजट 2015 में मिला, जहां पे लिखा हुआ था कि जो उत्पादक दरें हैं वो 12.36% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। तो इसका सही आंसर ये होगा। पता नहीं ये क्या क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का क्या तुक था, ना इसका कोई अभी रिसेंट से रिलेशन है, ना कोई करंट अफेयर्स में, पता नहीं क्या तुक था इसका। तो इसका सही आंसर ये है हमारे हिसाब से, जो कि यूनियन बजट 2015 में मिलता है, 12.36 से बढ़ा के 12.5 कर दिया गया था।